ओके, सो हेनरी फ्योल हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किन्होंने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दिए हैं। ये कौन थे? ये एक इंजीनियर थे। Who was he? He was engineer. He has given famous 14 principles of management और उनकी बुक भी है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल और एलिमेंट्स के बारे में बताया है उनकी बुक, अपनी बुक में। He makes it clear that principle of management are fundamentally true and established relationship between cause and effect। और यहाँ पे उन्होंने बताया, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट की, और अपने प्रिंसिपल्स में उन्होंने ये बताया है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में कि क्या कॉज है, क्या वजह है जिस वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हुआ है। While presenting the principle of management, Fayol has kept two things in mind। अब जब वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना रहे थे तो उन्होंने दो चीजें अपने दिमाग में रखी। पहला, उन्होंने ये दिमाग में रखा कि जो प्रिंसिपल्स की लिस्ट है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉट बी लॉन्ग बट शुड बी सजेस्टिव। बहुत बड़ी लंबी ना हो कि आप बस पढ़ते रहे, लेकिन इतनी हो जिसमें आपको सारे सजेशंस उस लिस्ट में मिल जाए। कॉम्प्रिहेंसिव इतनी ही हो जितनी आपको समझ में आ जाए, जितने उतने वर्ड्स उसमें होने चाहिए जो आपकी समझ में हो। ठीक है, इतनी लिस्ट होनी चाहिए और उन्हीं प्रिंसिपल्स को समझाया जाए जो एप्लीकेबल हो। इन दो चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया। पहले तो वही बताते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप पे वर्क करता है। किन्होंने कहा? फ्योल ने कहा। फिर वो दो बातों पे ध्यान दे रहा है कि जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया है वो बहुत बड़े चौड़े ना हो, लंबे चौड़े ना हो, वो उतने ही बड़े हों जितना कि वो समझाने में, स्पष्ट करने में आपको आसान हो। कॉम्प्रिहेंसिव उतने ही हो जितने आपकी एक्सप्लेनेशन उसको सहन कर सकती है। दूसरा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिडिटी का मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जब चाहे आप उसमें बदलाव कर सके। यू कैन चेंज देम। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने क्या पढ़ा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो उन्होंने क्या ध्यान में रख के बनाए हैं? प्लानिंग में भी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखकर उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि हम इसको एक एक्रोनिम से याद करेंगे, एंड दैट एक्रोनिम विल बी दैट यू सी आई क्रॉस। चलिए अब इसी से हम समझते हुए चलते हैं। दैट यू सी आई क्रॉस। ठीक है, इससे हमें सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लर्न हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में बैठ गए। सबसे पहली बात हो रही है, ये थोड़ा आगे पीछे है, इट्स नॉट कि जैसा सीक्वेंस दिया है उसी के हिसाब से है, ये थोड़ा आगे पीछे, लेकिन आप भूलेंगे कोई नहीं। अब पहले बात करते हैं डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क। डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क मतलब इन प्रैक्टिस एम्प्लॉइज आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज एंड दे हैव डिफरेंट स्किल्स। अब अगर हम ये माने एम्प्लॉइज के बहुत अलग अलग टाइप्स के एरियाज हैं और वो अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई किसी चीज कोई किसी स्किल्स में अच्छा है, कोई किसी स्किल्स में अच्छा है, तो हर के अपने डिफरेंट एरियाज है, हर की अपनी एक्सपर्टीज है। लेकिन जो उसकी नॉलेज होती है फ्रॉम जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, वो उसको एक जर्नल इंसान से स्पेशलिस्ट बनाती है। जब आपको जिस चीज की नॉलेज है तो यू बिकम सो स्पेसिफिक। अगर आपको बहुत अच्छा ज्यादा ज्ञान है उस कंप्यूटर का किसी चीज का तो यू बिकम वेरी स्पेसिफिक। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सपोर्ट दिस, और यहाँ पे जो आपके पर्सनल और डेवलपमेंट सपोर्ट किया जाएगा आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रमोट कर रहे हैं एफिशिएंसी को, वर्कफोर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो जो हमारी वर्कफोर्स है उसकी एफिशिएंसी को बताते हैं, प्रोडक्टिविटी को बताते हैं कि क्या एफिशिएंसी है, कैसे काम कर पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से एफिशिएंटली काम करेंगे। एफिशिएंटली मतलब कम पैसों में आप वो काम करके देंगे, उसका प्रोडक्शन सही तरीके से, सही लागत के साथ आप करके देंगे। ये नहीं कि आपने प्रोडक्शन करना है तो आपने लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिया, ऐसा नहीं करना है। इन एडिशन
द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स इंक्रीजेज द एक्यूरेसी एंड स्पीड। और जो आपकी वर्क फोर्स है स्पेशल, अब ये माना गया है कि जो काम करने वाले लोग हैं इंक्रीज करेंगे उनकी एक्यूरेसी को और उनकी स्पीड को। दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ 14, thus management principle of the 14 principle of management is applicable to both technical and managerial activities। और जो हमारे ये 14 principles of management है ये दोनों टेक्निकल और आपके मैनेजरियल एक्टिविटीज पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है किसमें है, चाहे हम किसी कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं चाहे हम कोई मैनेजरियल काम कर रहे हैं, हमारे ये 14 प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है, जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको उस चीज का काम सौंपना है। समझ आया? मतलब डिवाइड कर दिया वर्क को, कैसे, जनरल से स्पेसिफिक बनाया, क्योंकि हमने क्या किया है, वर्क को डिवाइड किया है इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल को हमने असाइन किया है only one part of the work according to him or her ability and takes repeatedly so the benefit of specialization may be achieved। यहां पे क्या है, वो अचीव किया जाए। ठीक है, इसलिए किया गया है। अब इससे क्या होगा, हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, हमें सही सारे क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, वेल रन करेगी। तो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है वो उस चीज का काम करे तो क्या होगा, बेहतर आपको आउटपुट मिलेगा, बेहतर आउटकम मिलेगा उस चीज से, अगर आप उसमें बहुत अच्छा कर पा रहे है। समझ आया? नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड ना जो आपके यहां पे दिए गए हैं इन पे आपको केस स्टडीज आती है इन 14 प्रिंसिपल्स पर, और जब वो केस स्टडी आएगी तो आपको गैस करना पड़ेगा। मैं आपको इस पे अभी क्वेश्चन कराऊंगी चैप्टर खत्म होने के बाद, जो अभी आपके बोर्ड में आया है। उसमें उन्होंने प्रिंसिपल कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था और उसको आपने पढ़ना है और आपको समझना है कि क्या है। वो क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे और उसी पे बेस्ड आपको अब कैसे अप्लाई होगा ये वो आपको समझना है, क्योंकि आपको सिंपल नहीं देगा वो बोर्ड में क्वेश्चन कि आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए। आपको वो केस स्टडी आएगी, उसको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे आपको पता है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब कि स्पेशलिस्ट देना है, तो आपको कंटेक्स्ट में पढ़ना है, समझना है क्या वो ऐसी कोई बात कह रहा है, कौन सी बात कह रहा है, तो आपके वर्ड में दिमाग में एकदम स्ट्राइक हो जाएगा। आप जिस आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रही हूं मैं। देन सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे किसकी बात हो रही है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए, अथॉरिटी का मतलब क्या है। जब आपको कोई अथॉरिटी है किसी काम को करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन दोनों वर्ड से क्या है, जिम्मेदारी। अथॉरिटी मीन्स जिसके पास पावर हो। ठीक है, अथॉरिटी है कि मेरे को ये काम सौंपा गया है मैं करूंगा, और यहाँ पे आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो अगर वो चीज गलत हो गई है तो। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं द अकम्पनिंग पावर और अथॉरिटी गिव्स द मैनेजमेंट द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट। जो आपकी पावर है, अथॉरिटी है, वो अपने कंपेनियंस को क्या दे रही है, पावर दे रही है कि आपको किस तरीके से काम को करवाना है। मैनेजर के पास पावर है कि उसे अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से काम करवाना है। हु हैज द पावर, मैनेजर हैज द पावर। क्योंकि ये क्या है, एक हाथ दे एक हाथ ले। आपके पास अथॉरिटी है उस काम को करने की, यानी कि when a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the results, this can be possible only when he is given specific authority to discharge his responsibility। जब आपको कोई काम दिया गया है कि आपको ये काम 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, यानी कि आपको उस चीज की क्या दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है उस काम के लिए, उस चीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। क्योंकि आपने, अब देखो मैनेजर है, मैनेजर ने काम समझाया, उसको अथॉरिटी है काम बताने की। उसने अपने एम्प्लॉयज को समझाया कि तुमने जो है इस तरीके से रॉ मटेरियल्स को वहां से पैकेट में डलवाना है और तुमने ये काम करवाना है। उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने किसको दे दी उस काम की, एम्प्लॉयज को। समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों चीजें हैंड ऑन हैंड वर्क कर रही है। एक के पास अथॉरिटी है, दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि आपने करना है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे अंडर काम कर रहे हैं और मुझे काम करवाना है, तो इसलिए इसको हैंड ऑन हैंड कहा गया है। यहाँ पे जो कंपनी पावर है अथॉरिटी की, गिव्स द मैनेजमेंट
द राइट टू गिव द ऑर्डर्स टू सबॉर्डिनेट। वर्ड को समझिए, ऑर्डर्स टू सबॉर्डिनेट, क्योंकि मैनेजर के पास है कि उसने अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स दिए हैं कि आपने इस काम को करवाना है। देन नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन, डी, दिस इज योर डी, this is your A, again D stands for discipline. This principle is about obedience. Obedience मतलब how obedient, कितना कहना मानने वाले हैं आप, how disciplined are you, स्कूल में टाइम से आना जाना, कोई काम को करना टाइमली, वो है आपका डिसिप्लिन। So that is your discipline. It is often a part of core values of mission and vision in the form of good conduct एंड रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शंस। ये जो आपका पार्ट है, ये ऐसी कोर वैल्यूज, ऐसे मिशन का है या विजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शंस की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी आप अथॉरिटी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बना रहे हैं, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सुपीरियर के भी अंदर है और सबऑर्डिनेट को भी पता है कि हमें जो काम करना है वो हमें किस लिए करना है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए करना है। यानी कि उनका कोर वैल्यूज, उनकी जो वैल्यूज है, उनका जो कार्य है वो क्या है, ये मिशन, उनका मिशन है, उनका विजन है, उनकी सोच है, उनकी समझ है, उनका एक वो गोल है कि उनको क्या करना है, गुड कंडक्ट करना है और सब रिस्पेक्टफुली करना है, अनएथिकली ना करना। बेसिकली एक वर्ड में ये भी समझ सकते हैं, अनएथिकली किसी चीज को नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ ओबीडियंस की जो भी चीज हो रही है डिसिप्लिन में हो रही है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से आपने करना है काम। क्यों करना है, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके और आपने जो काम करना है उसको रिस्पेक्ट करनी है और आपने उस काम को करना है, तभी वो काम क्या होगा, डिसिप्लिन में होगा, आपका मिशन बनेगा, और मिशन बनेगा तो आपके उस चीज पे थॉट्स आएंगे आपको अच्छे और आप उस काम को बेहतर कर पाएंगे। विजन मतलब जब आपको कोई काम दिया गया है ना, तो आपको मिशन है कि मुझे पता है कि मुझे, फॉर एग्जांपल लीजिए, मुझे मालूम है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं बिजनेस स्टडीज में, तो आपका मिशन है। अब विजन क्या है, अब आप सोचोगे, प्लानिंग करोगे अपने दिमाग में कैसे करना है वो वर्क, तो आपने क्या किया, अपने लिए किया। ऐसे मैनेजर्स जब होते हैं तो वो अपने लिए सोचते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से उनको मिशन और विजन करना है। क्यों, जिस ध्यान में रखिए गुड कंडक्ट होना चाहिए, गलत चीज नहीं करनी है, अनएथिकल नहीं करना है, एथिकली चीजों को करना। इसके भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं। पॉजिटिव एक्टिविटी की इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी को, क्योंकि जब आपने उसको अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे करना ही है, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। रिलेशंस आपके आपस में कैसे होंगे, अच्छे होंगे। मैनेजर से आपके कैसा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, ताकि आप काम को बेहतर कर पाए। देन इज योर U for you, unity of command, very very important, unity of command। unity of command क्या है कि आपको every employee should receive orders from one superior on behalf of the other superior, कि यहां पे एक सुपीरियर से ही आपने ऑर्डर्स लेने हैं, दूसरे सुपीरियर से आप ऑर्डर नहीं लेंगे। अब इसको समझिए, यहीं पे समझाती हूं आपको। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, एक सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे रहा है, ये क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड है। एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू दैट सुपीरियर। अब ये जो सुपीरियर है आपका, ये जो सुपीरियर है आपका, ये काम इनको दिया, इनको। अब अगर कोई काम गड़बड़ होगी तो ये इनको रिस्पॉन्सिबल होंगे, और अगर काम कैसे करना है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे समझाने के। तो यहाँ पे क्या है, 1 on 1 है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसको देना है। मान लीजिए इस मैनेजर का नाम है अमित, तो आपने अपने अमित मैनेजर को देने हैं सारे रिस्पॉन्सिबल्स। आपको कैसे, अमित ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपको समझाने का कि किस तरीके से इस ABC, जो मान लीजिए वर्कर्स हैं ABC, इनको रिस्पॉन्सिबल होगा आंसर करने के लिए। लेकिन अगर ये क्योस में हो, ठीक है, ये क्योस में हो,
कैसे होगा? ये इसको दे रहा है, दो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। अगर ये क्योस में हो, दो सबऑर्डिनेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अमित है और आर्यन है, ये दोनों मैनेजर हैं, ये दोनों अपने सबऑर्डिनेट्स ए बी सी को काम दे रही है। इन्होंने कुछ कह दिया, इनको कुछ काम दे दिया, इन्होंने भी दे दिया, इनको भी दे दिया। फिर इन्होंने आके बोला नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो जैसे मैं बोल रहा हूं मैं मैनेजर हूं, मेरी सुनो, वो भी मैनेजर पोस्ट में, वो भी मैनेजर पोस्ट में, सुननी तो दोनों को पड़ेगी एम्प्लॉय को। तो ये क्या होगा, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड कैसा हो रहा है? अब इसमें बताइए रॉन्ग अप्रोच कौन सा है, राइट अप्रोच कौन सा है? जिसमें दो पर्सन आ गए वो कैसा हो गया? ये आपका रॉन्ग अप्रोच हो गया। जिसमें एक ही सबऑर्डिनेट दे रहा है वो आपका राइट अप्रोच होगा। ठीक है, दिस इज योर राइट अप्रोच। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड होता है जिसमें आपने रिसीव किए ऑर्डर एक ही पर्सन से, एक ही मैनेजर के, और आप उसी की बातें सुन रहे हो, मान रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, काम को कर रहे हैं। तो दैट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर और बिहाफ ऑफ द सुपीरियर। ये चीज आपको यहां पे समझनी है। तो इज इट गुड? अब क्या है, यहां पे जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो आपको, अगर रॉन्ग अप्रोच होगा तो यहां पे सबसे पहले क्योस क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। अगर यहां पे दो मैनेजर्स दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज को क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा उनको। उन्हें तो काम करना है, दे नो हाउ टू डू द वर्क, बट किसकी सुने वो नहीं जानते। तो यहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सिचुएशन आएगी और जो एफिशिएंसी होगी वर्कर्स की वो भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही राइट अप्रोच होगा तो नो कंफ्यूजन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। ये किसी और वर्कर्स को दे, मान लो कोई और है DEF, उनको दे रहा है, और ये इन वर्कर्स को दे रहा है। अलग अलग अगर वर्कर्स हैं तो उनको दी, या ये चूज कर ले किसको क्या अप्रोच देना है, किसके कौन है, किससे उसको काम करवाना है, वो चीज। अगर मैनेजेबल हो तो मैनेजेबल कराएं, नहीं तो कंफ्यूजन ही बढ़ेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन। कमांड समझ में आया? यस मैम। नाउ कमिंग टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दैट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान फॉर अचीविंग ऑफ वन कॉमन गोल। यहां पे क्या है, हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज का एक उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जो कौन डायरेक्ट कर रहा है, एक मैनेजर दे रहा है, और एक प्लान है उनका, वो क्या है, एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज डायरेक्शन, दिशा। एक प्लान है कि हमें सेल बढ़ानी है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल लीजिए डव कंपनी ने क्या किया, ₹69 के सूप उनके बिकते थे, उन्होंने क्या किया, ₹10 के सूप बनाने की सोची कि अब हम भी जो है क्वालिटी कम नहीं करेंगे, हम अपनी क्वालिटी को क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम ₹10 के सोप मार्केट में लॉन्च जरूर करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि उसकी सेल बहुत ज्यादा होती है। तो अब उनका डायरेक्शन क्या है, अपना सेल इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, रुपीस को कम कर, क्योंकि ₹10 किसी के लिए खर्च करना इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है। वो अगर सोप अच्छा यूज करना चाहता तो वो ₹10 डव का सोप ला सकता है उस केस में, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी देते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, उनका गोल हो जाएगा। अब मैनेजर के लिए क्या है, उस मैनेजर का गोल है उसको बनवाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सेल डिपार्टमेंट से, हर जगह देखना। एक प्लान है उनका, प्लान क्या है, ये प्लान है कि ₹10 का करना है। गोल क्या है, बनाने हैं और मार्केट में लॉन्च करना है। आना है तो नाच बात है कि वो चीज बिकेगी ही बिकेगी। तो यहां पे क्या है, उनका एक कॉमन गोल पड़ जाता है। सपोज अब इन्होंने आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया है, इसको भी मैं रीड कर देती हूं, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स। अब एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट बना रही है, स्कूटी और कार। 2 डिवीजन है उनके, एक कार का डिपार्टमेंट है
एक आपका एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो जिसका एक डिपार्टमेंट कार है और दूसरी क्या है, स्कूटी है। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, स्कूटी है। तो अब उन्होंने सोचा है कि हमें ये बनाना है, दो डिविजन्स है। तो एज ईच प्रोडक्ट हैज इट्स ओन मार्केट्स, अब स्कूटी अलग बिकती है, कार अलग बिकती है, ऐसा तो नहीं कि कंबाइन बिक रही है, उनके अलग डिविजन्स है, उनके अलग हेड है। तो यहाँ पे जो ये आपके डिपार्टमेंट है, जिनके आपके हेड्स हैं, अब जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो क्या कर रही है, वो स्कूटी वाले से भी काम, उसको स्कूटी भी सेल करनी है, उसको कार भी बेचनी है, तो वो अपने अपने हेड में क्या कर रही है, काम करवा रही है। और उसने क्या किया, प्रोडक्ट को लॉन्च किया और बेचा। तो यानी कि हमारा डायरेक्शन क्या है कि हमें काम करवाना है, शुड बी ओके। सो नाउ हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये होना चाहिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहां पे क्या है, सबऑर्डिनेशन है इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जर्नल इंटरेस्ट से। द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट टेक प्रीसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। यहां पे जो एक इंटरेस्ट है एक एम्प्लॉय का या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का, वो क्या होना चाहिए, देखो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। समझिए इस चीज को, थोड़ा सा यहां पे टिपिकल चीज है समझने में। ये यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम है, जो उसके जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के एज अ होल, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने उसके काम करा रही है उनके लिए करना। फॉर एग्जाम्पल अब इसको एग्जाम्पल समझिए आप, एक परचेज मैनेजर है कंपनी का, उसने रॉ मटेरियल खरीदा है। अब हिज सन हैज टू बी सप्लायर अलॉन्ग विद द अदर सप्लायर्स इन द मार्केट। अब उसका बेटा क्या है, सप्लायर है मार्केट में और वो औरों को भी सप्लाई करता है। द मैनेजर परचेजेस द रॉ मटेरियल from the firm of his son at the rate, then the manager purchases the raw material from the firm of his son at a higher rate than the market rate। अब वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है और वो हायर रेट पे बेच रहा है उसको मार्केट रेट से। सो ये क्या है, दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली बट द कंपनी विल इंकर हैवी लॉस। दिस सिचुएशन इज अनडिजायरेबल। अब यहां पे क्या हो, कंपनी क्या करेगी, हैवी लॉस देखेगी और ये क्या होगा, अनडिजायरेबल होगा यहां पे कंपनी के लिए। देखो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या है, देखिए मतलब हमें अपना फायदा नहीं देखना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मैं मैनेजर हूं, मुझे मेरा फायदा नहीं देखना है, मुझे किसका फायदा देखना है, मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है। जर्नल इंटरेस्ट देखना है मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, उसका बेटा रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और उसकी कंपनी का वही काम है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कंपनी का बॉटल बनाने का काम है, पानी की बॉटल बनाने का, और वो जो है उसका बेटा प्लास्टिक का काम करता है। तो लेकिन वो बेचता महंगे रेट पर है और मार्केट में उससे भी सस्ते सप्लायर हैं। तो उसने क्या किया, अपना फायदा देखा, वो अपने बेटे की दुकान से खरीद कर अपनी कंपनी को दे रहा है। वहां पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 रुपीज है और वहां पे जो है 40 रुपीज में खरीद रहा है। तो यहां पे किसका इंटरेस्ट हो रहा है, उसका मैनेजर का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसका है, उनका जर्नल इंटरेस्ट है, नॉट देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उनका अपना इंटरेस्ट है, जर्नल इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? ओके। नाउ